नमस्कार। यूनिट 3 डे 5 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम और आउटपुट बाय एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट have same meaning because there is one-to-one relationship between employment, output and income। यहाँ पर वन टू वन रिलेशनशिप का मीनिंग है कि एक दूसरे का कारण है। कैसे? एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का कारण है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे तो आउटपुट होगी, और आउटपुट होगी तो इनकम जनरेट होगी। Therefore, equilibrium for these three variables occurs at same point, and this equilibrium is known as equilibrium of income, output or employment। This equilibrium is also known as macroeconomic equilibrium, and this concept of macroeconomic equilibrium is propounded by J.M. Keynes। There are two approaches of this equilibrium. One is aggregate demand aggregate supply approach, and second one is saving and investment approach। Today we will discuss the first approach, aggregate demand aggregate supply approach। इस अप्रोच का दूसरा नाम है C+I अप्रोच। यहाँ पर C कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, और ये दो वेरिएबल्स C और I एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट हैं। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यहां पर हम एग्रीगेट डिमांड एक्स-एंटी एग्रीगेट डिमांड को लेंगे और एग्रीगेट सप्लाई एक्स-एंटी एग्रीगेट सप्लाई को लेंगे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को टोटल एक्सपेंडिचर से मेजर किया जाता है, इसलिए हम एडी को लिख सकते हैं प्लान्ड और एक्स-एंटी एक्सपेंडिचर, मीन्स व्हाट द बायर्स प्लान टू बाय। और एग्रीगेट सप्लाई को क्योंकि आउटपुट से मेजर किया जाता है, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को लिखा जा सकता है प्लान्ड और एक्स-एंटी आउटपुट, मीन्स व्हाट द सेलर्स प्लान टू सेल। इक्विलिब्रियम कंडीशन में व्हाट द बायर्स प्लान टू बाय, जो बायर खरीदना चाहते हैं वो किसके इक्वल होगा? व्हाट द सेलर्स प्लान टू सेल, जो सेलर्स बेचना चाहते हैं। इन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वी विल टेक इनकम और आउटपुट on x-axis and aggregate demand aggregate supply on y-axis। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हम शेप कर चुके हैं, और जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और उस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी। इस डायग्राम में E इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस E इक्विलिब्रियम पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग OL इक्विलिब्रियम आउटपुट है। अब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो भी सकती है
और इक्विलिब्रियम में नहीं भी हो सकती। अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो एग्रीगेट डिमांड वुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, देन देयर विल बी टू केसेस। वह फर्स्ट केस aggregate demand may be greater than aggregate supply, and in second case aggregate demand will be less than aggregate supply। मीन्स या तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी जो कि फर्स्ट केस में है, या फिर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी जो कि सेकंड केस में है। तो अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम नहीं होगी तो इन दो केसेस में क्या होगा ये अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस, व्हाट हैपन्स व्हेन AD ग्रेटर देन AS। इसका मीनिंग है व्हाट द बायर्स प्लान टू बाय इज मोर देन व्हाट द सेलर्स प्लान टू सेल। मीन्स बायर्स जो खरीदना चाहते हैं वो ज्यादा है किससे, जितना सेलर्स बेचना चाहते हैं। इसका अर्थ है इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, और इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी तो सेल ज्यादा होगी, और सेल ज्यादा होगी तो सेलर्स के पास जो स्टॉक है वो सोल्ड आउट हो जाएगा, और अगर स्टॉक सोल्ड आउट हो जाएगा तो सेलर्स मोर प्रोडक्शन प्लान करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा प्लान करेंगे तो आउटपुट ज्यादा होगी, आउटपुट ज्यादा होगी तो इनकम ज्यादा होगी, और इनकम के ज्यादा होने से एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करेगी। और ये एग्रीगेट सप्लाई के इंक्रीज होने का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा कब तक, जब तक कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इक्वल ना हो जाए। सेकंड केस में व्हाट हैपन्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इस केस में जो बायर्स खरीदना चाहते हैं या खरीदने की प्लानिंग करते हैं वो कम है किससे, जो सेलर्स बेचना चाहते हैं उससे। तो इस केस में एग्रीगेट डिमांड कम है, मींस बायर्स की डिमांड कम होगी, बायर्स की डिमांड कम होगी तो सेल कम होगी, एंड इफ सेल इज लेस देन देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो जो सेलर्स हैं उनके पास स्टॉक एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसकी बिक्री नहीं होगी, और स्टॉक की बिक्री नहीं होगी, वो एक्यूमुलेट होगा, तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कम प्लान करेंगे, और प्रोडक्शन कम प्लान करेंगे तो आउटपुट कम होगी, आउटपुट के कम होने से इनकम कम होगी, इनकम के कम होने से एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, और एग्रीगेट सप्लाई के ये कम होने का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा कब तक, जब तक कि AD और AS इक्वल ना हो जाए और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में पहुंचने की कोशिश करेगी। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि वाई इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन AD इज इक्वल टू AS, कि सिर्फ इक्विलिब्रियम वहां पर क्यों होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो। तो इससे पहले हमें समझना होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो आइडियल कंडीशन है where there is no tendency to make any change, जिसमें कोई चेंज
नहीं करना चाहता, वो एक संतुलन की स्थिति है, बैलेंस्ड सिचुएशन है। हर कोई इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अटेन करना चाहता है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई मार्केट है, चाहे वो कोई इकोनॉमी है। तो हमारे केस में इक्विलिब्रियम कब होगा? जब दो अपोजिट फोर्सेस, यहां पर अपोजिट फोर्स एक एग्रीगेट डिमांड है, दूसरा एग्रीगेट सप्लाई है। जब ये दो अपोजिट फोर्सेस इक्वल होंगे, अपोजिट फोर्सेस इक्वल होने का मीनिंग क्या है कि जब व्हाट द बायर्स प्लान टू बाय, मींस बायर्स जो खरीदना चाहते हैं, खरीदने की प्लानिंग करते हैं, वो किसके इक्वल हो? व्हाट द सेलर्स प्लान टू सेल, जितना सेलर्स बेचना चाहते हैं। और ये दो अपोजिट फोर्स इक्वल होंगे तो उस सिचुएशन में बायर्स भी सेटिस्फाई होंगे, सेलर्स भी सेटिस्फाई होंगे। Therefore, equilibrium occurs only at that point where aggregate demand equal to aggregate supply. यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है कि इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होने चाहिए। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी इक्वल हो सकते हैं, जिसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोला जाता है। वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी इक्वल हो सकते हैं, उसको बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोला जाता है। और एडी और एएस फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी इक्वल हो सकते हैं, तो वो भी इक्विलिब्रियम होगा, जिसको बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकता है, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, और आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल है। तो ये आज का लेक्चर था, जिसमें हमने सीखा कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, जिसको इक्विलिब्रियम और ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, उसकी दो अप्रोच है, एडी एएस अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इन दो अप्रोचेज में से हमने फर्स्ट अप्रोच को आज किया। तो अब इस फर्स्ट अप्रोच से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को इनके आंसर के साथ आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।